मैं सुमित शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ, आप सभी लोगों को अपने चैनल लॉ नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पढ़ेंगे। इस एक्ट क्रमांक 28 है। इस एक्ट का उद्देश्य दहेज का देना या लेना प्रतिषिद्ध करने के लिए अधिनियम बना है। इस अधिनियम में कुल 10 धाराएं हैं। यह अधिनियम 20 मई 1961 को राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए तथा 1 जुलाई 1961 को यह अधिनियम लागू हो गया। सेक्शन 1 इसमें बताया गया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। अब इसका विस्तार पूरे भारत पर है। यह केंद्रीय अधिनियम है। दहेज की परिभाषा धारा 2 में दी गई है। दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या पूर्व या पश्चात किसी समय विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को उक्त पक्षकार के विवाह के संबंध में प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता दी गई या दी जाने वाली करार है, किंतु इसके अंतर्गत मेहर नहीं आता है। मेहर जो है हम लोग मुस्लिम विधि में पढ़ते हैं, वो दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। मूल्यवान प्रतिभूति इसमें बताया गया है कि धारा जो आईपीसी की धारा 30 में है वही मूल्यवान प्रतिभूति है। धारा 3 बताती है, ये धारा भी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन भी पूछा जाता है और अगर कोई जैसे केस चलता है कोर्ट में तो धारा 3 और 4 ही लगती है अधिकांशतः। दहेज देने या लेने के लिए शास्ति बताया गया इसमें। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या दहेज देना या देने का दुष्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से जो 15,000 रुपये तक की या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक इनमें से जो भी अधिक हो कम नहीं होगी, दंडनीय होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी धारा भी पूछी जाती है। अब इसमें बताया गया है उपधारा 2 में कि ऐसी भेंटों को जो वधू को विवाह के समय, इसमें वधू, इसमें वर, वधू और वर, वधू मतलब लड़की और वर का मतलब लड़का, जो वधू को विवाह के समय या नियमित कोई मांग के बिना दी जाती उसके संबंध में लागू नहीं होगी, परंतु जब तक कि ऐसी भेंट उस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई सूची में दर्ज की जाती है। जो सूची, एक सूची भी बनी हैगी, वो सूची में देखना पड़ेगा। इसी संबंध में वर या वर्ग के लिए भी इसी प्रकार कहा गया है। दहेज, इसमें दहेज जो लेना होगा वो लड़की के द्वारा भी दिया जा सकता है और लड़के के द्वारा भी लड़कियों को या उसके नातेदार को दिया जा सकता है। धारा 4 दहेज मांगने के लिए शास्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। धारा 3 और 4 तो सेक्शन पूछा जाता है और उसके पनिशमेंट भी पूछा जाता है। यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो कि 10,000 रुपये तक का होगा, दंडनीय होगा। 6 माह 2 वर्ष दंडनीय होगा। अब धारा 4A सेक्शन पूछा जाता है विज्ञापन पर पाबंदी बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति, धारा 4A इस सेक्शन पूछा जाता है विज्ञापन पर पाबंदी। अपने पुत्र या पुत्री किसी अन्य
नातेदार के विवाह के प्रतिफल स्वरूप यदि किसी समाचार पत्र, नियतकालिक पत्रिका, जनरल या किसी माध्यम से या अपनी संपत्ति या किसी धन के अंश या दोनों के किसी कारोबार या अन्य हित में किसी अंश की प्रस्थापना करेगा, प्रकाशन करेगा, वह कारावास जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी, जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जो 15,000 रुपये तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा। ये धारा भी तथा सेक्शन भी और पनिशमेंट भी पूछा जाता है। धारा 5, दहेज देने या लेने के लिए करार या एग्रीमेंट वॉइड होगा या शून्य होगा। दहेज देने या लेने के लिए जो करार होगा वो वॉइड होगा। हम लोग ने जानते हैं कि भारतीय संविदा अधिनियम में करार को पढ़ा था, करार या एग्रीमेंट। तो इस प्रकार का जो भी एग्रीमेंट होगा वह वॉइड होगा या शून्य होगा। धारा 6 वेरी इम्पोर्टेंट, दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह व्यक्ति उस दहेज को, यदि वह दहेज विवाह के पूर्व प्राप्त किया गया था तो विवाह की तारीख के पश्चात 3 माह, और यदि यह दहेज विवाह के समय पश्चात प्राप्त किया गया था उसकी तारीख के पश्चात 3 माह के भीतर। तो इस प्रकार का जो भी दहेज होगा उसके संबंध में बताया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है जब हम दहेज अधिनियम पढ़ते हैं तो उसके साथ हम लोग जो भारतीय दंड संहिता की धारा जो पढ़ते हैंगे, दहेज मृत्यु जो कि 304 बी में बताई गई है वो भी पढ़ते हैं। दहेज मृत्यु क्या है? दहेज मृत्यु मतलब विवाह के 7 वर्ष के भीतर किसी महिला जो कि पत्नी रहती है उसकी मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थिति में हो जाती है तो उसके लिए 7 साल की भी सज़ा है। तो यह सेक्शन भी पढ़ते हैं हम लोग। एविडेंस एक्ट का 113 ए और 113 बी भी पढ़ते हैं और 498 ए भी पढ़ते हैं हम लोग। ये सब दहेज के संबंध में प्रावधान बताता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वह धारा 7 है। उसमें बताया है कि अपराधों का संज्ञान, दंड प्रक्रिया संहिता कि किसी बात के होते हुए भी इसका अपराधों का संज्ञान कौन लेगा, यही पूछा जाता है प्रश्न। अपराधों का संज्ञान महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान लिया जाता है। धारा 8, अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय तथा जमानती और असमनीय होना। असमनीय होंगे। तो धारा 8 बताती है कि अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना, संज्ञेय मतलब खतरनाक प्रकृति के अपराध, जमानती और असमनीय होना। इसमें बताया गया है इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असमनीय और अजमानती और असमनीय होगा। यह पूछा जाता है प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। धारा 8 बताती है कुछ मामलों में सबूत का भार, एविडेंस की बात आ गई। जहाँ कोई व्यक्ति धारा 3 जो हम लोग धारा 3 पढ़ी थी कि अधीन कोई दहेज लेने या देने के लिए दुष्प्रेरित करने के लिए, दुष्प्रेरित मतलब कि उसको प्रेरित करना दहेज लेने के लिए, यह धारा 4 के अधीन, धारा 4 भी पढ़ी थी, दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया जाता है, वहाँ यह साबित करने का भार उसी पर होगा कि उसने उन धाराओं के अधीन अपराध नहीं किया है। इसके बाद धारा 8A दहेज प्रतिषेध अधिकारी की बात करता है। तो कौन करेगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी।
और प्रत्येक दहेज प्रति से अधिक अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोगों का पालन करेगा, जैसे यह देखने की इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है क्या, दहेज लेने और देने के लिए को दुष्प्रेरित करने या मांगने की यथासंभव को रोकने का काम करेगा। इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों के अभियोजन के लिए ऐसे साक्ष्य एकत्रित करेगा जो वह ठीक समझे। ऐसे अतिरिक्त कार्य करना जो राज्य सरकार उसे सौंपे, वह अपनी कर्तव्य का पालन करेगा। इसमें राज्य सरकार दहेज प्रति से अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों दक्ष पालन की सलाह देने, सहायता करने या प्रयोजन के लिए सलाहकारी बोर्ड नियुक्त कर सकेगी, जिसकी बाबत ऐसे दहेज प्रतिशत अधिकारी उपधारा 1 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करता है। 5 जो होंगे समाज कल्याणकारी कार्यकर्ता होंगे, जिनमें से कम 2 महिलाएं होंगी। यह भी पूछा जाता है। दो महिलाएं होंगी। धारा 9 नियम बनाने की शक्ति। तो पहले कौन नियम बनाएगा? पहले जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार बड़ी होती है, धारा 9 में नियम बनाएगी, और धारा 10 में राज्य सरकार नियम बनाएगी। 10 में बताया राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। धन्यवाद।